बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम चैप्टर 9 ट्रांसफर ऑफ हीट के कंप्रीहेंशन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। हीट ट्रांसफर के कितने मेथड्स हैं वो बताने हैं। एक्सप्लेन बाय यूजिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम डेली लाइफ, और उनका एक्सप्लेन करना है डेली लाइफ की एग्जांपल्स की मदद से। तो सबसे पहले हमारे पास जो ट्रांसफर ऑफ हीट के मेथड हैं, 3 डिस्कस किए गए हैं इस चैप्टर में। उनमें से सबसे पहला कंडक्शन है, दूसरा कन्वेक्शन है और तीसरा रेडिएशन है। इसके बाद इनकी डेली लाइफ एप्लीकेशंस बतानी है। तो एप्लीकेशंस अगर हम बात करें डेली लाइफ की, तो जो कंडक्शन है इसमें जो हीट ट्रांसफर होती है एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की मदद से नहीं होती, बल्कि ये के जो पार्टिकल्स होते हैं अपनी जगह पे टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। यानी कि पार्टिकल्स एनर्जी साथ नेबरिंग पार्टिकल्स को ट्रांसफर करते जाते हैं, जिस तरीके से एक सिरे से दूसरे सिरे तक हीट ट्रांसफर होती है। तो कंडक्शन की जो एग्जांपल है, हैंडल ऑफ मेटल स्पून हेल्ड इन हॉट वाटर सून गेट्स वार्म ड्यू टू कंडक्शन। कि अगर एक गर्म पानी में मेटल स्पून रखी जाए तो वो कुछ देर बाद मेटल स्पून गर्म हो जाती है, उसमें हीट जो है वो हॉट वाटर से स्पून की तरफ ट्रांसफर होती है। मूवमेंट जो एनर्जी है वो एनर्जी जो स्पून के पार्टिकल्स हैं वो नेबरिंग पार्टिकल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते जाते हैं, जिस तरीके से एक सिरे से दूसरे सिरे तक हीट ट्रांसफर हो जाती है। हीट ट्रांसफर का जो दूसरा मेथड है वो कन्वेक्शन है, और इसमें एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। यानी कि अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो इन्फ्लेटेड बैलून जिसमें हॉट एयर मौजूद हो वो राइज अप कर जाता है कन्वेक्शन की वजह से। हम ये जानते हैं कि हॉट एयर जो है वो हीट अप होने के बाद ऊपर की तरफ जाती है। तो जिस बैलून के अंदर हॉट एयर मौजूद होगी वो ऊपर उठेगी तो बैलून को भी साथ रह जाएगी। ये प्रोसेस कन्वेक्शन की वजह से होता है। तीसरा प्रोसेस है रेडिएशन का। रेडिएशन में जो एनर्जी है उसको ट्रांसफर करने के लिए जो मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर है रेडिएशन, इसमें हीट को ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो इसका मतलब यह है कि अर्थ और सूरज के दरमियान कोई मीडियम मौजूद नहीं है, तो जो सूरज से हीट एनर्जी हम तक पहुंच रही है वो ड्यू टू रेडिएशन है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन कंडक्शन, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, एक्सप्लेन व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स देन अदर सॉलिड्स, व्हाट आर गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स। कंडक्शन की डेफिनेशन बतानी है सबसे पहले। तो कंडक्शन हमारे पास क्या है कि मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। कि ऐसा हीट के ट्रांसफर करने का ऐसा तरीका जिसमें एटम्स वाइब्रेट करते रहते हैं, या जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हीट एनर्जी को हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ मूव करवाएं, तो इस मेथड को कंडक्शन ऑफ हीट कहते हैं। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ सॉलिड्स की बेसिस पे अगर इसको एक्सप्लेन किया जाए तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम्स हैं सॉलिड के, वो एक दूसरे के क्लोज होते हैं और इनके दरमियान फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स की अगर हम बात करें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं जो कि फ्रीली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर सकते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये हीट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंचा देते हैं। ठीक है, तो मेटल में ऐसा होता है, जो नॉन मेटल्स होते हैं वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, तो वहां पे जो हीट ट्रांसफर होती है वो एटम्स हीट एनर्जी नेबरिंग पार्टिकल्स को ट्रांसफर करते जाते हैं, जिससे वो जो ऑब्जेक्ट है वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो हीट है वो कोल्ड हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। ये हमने एक्सप्लेन करना है सॉलिड्स की निस्बत मेटल्स कैसे गुड कंडक्टर हो सकते हैं। तो मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी हाई वेलोसिटी के साथ मेटल ऑब्जेक्ट में मूव करते हैं। इनमें एनर्जी मौजूद होती है जो कि बहुत फास्ट रेट पे हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं मेटल ऑब्जेक्ट्स में। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं हाई वेलोसिटी से मूव करेंगे, एनर्जी को हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट की तरफ मूव करवाएंगे, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो ज्यादा जल्दी हीट अप हो जाएगा। तो मेटल्स जो हैं वो इस वजह से गुड कंडक्टर्स होते हैं बाकी ऑब्जेक्ट्स की निस्बत। इसके बाद नेक्स्ट इस क्वेश्चन का हिस्सा है, व्हाट आर गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स।
तो गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स की बात की जाए, उनका कंपैरिजन किया जाए, तो कंडक्टर्स हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि हीट को पास करने देते हैं, जबकि बैड कंडक्टर्स या जो इंसुलेटर्स हैं वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि हीट को पास करने की इजाजत नहीं देते। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं फ्रीली, थर्मल कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली एंड द थर्मल कंडक्टिविटी इज वेरी हाई। कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं और उनकी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो काफी हाई होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसमें बैड कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं कर सकते और उनकी थर्मल कंडक्टिविटी भी लो होती है। कंडक्टर्स जो हैं इनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, जबकि बैड कंडक्टर्स में या इंसुलेटर्स में नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है। कंडक्टर्स की एग्जांपल्स आ जाती हैं हमारे पास सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड कंडक्टर्स, और जो बैड कंडक्टर्स हैं उनकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास रबर, वुड एंड गिलास। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ब्रीफली एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ गुड कंडक्टर्स एंड बैड कंडक्टर्स फ्रॉम आवर डेली लाइफ। गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स की कुछ एग्जांपल्स बतानी है डेली लाइफ से। तो सबसे पहले अगर हम कंडक्टर्स की बात करें तो कॉपर और एल्यूमिनियम जो हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, तो उनको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्ट्रिकल वायरिंग में। जो घरों में इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जाती है ताकि करंट इजीली फ्लो कर सके। कुकिंग यूटेंसिल, जो खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं, उनका कंडक्टिव मटेरियल, उनका जो मटेरियल होता है वो कंडक्टिव होता है ताकि वो हीट को इजीली पास होने दें। उसके बाद इनकंडीशन लाइट बल्ब जो होते हैं उनमें टंगस्टन फिलामेंट यूज किया जाता है, वो भी एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। गुड कंडक्टर्स इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के लिए यूज किए जाते हैं, जिसमें कोटिंग की जाती है सरफेस की थिन लेयर ऑफ मेटल से। इसके बाद अगर हम इंसुलेटर्स की बात करें या बैड कंडक्टर्स की बात करें तो हैंडल्स जो होते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स के, जैसे कि सॉस पैन है, हॉट प्लेट्स हैं या स्पून्स हैं, इनके जो हैंडल्स हैं वो वुड या प्लास्टिक के बनाए जाते हैं ताकि अगर आगे से खाना बनाते वक्त वो हीट अप हो भी जाए तो जो हैंडल्स हैं वो गर्म ना हो। दूसरा, क्योंकि हैंडल से हमने उस स्पून को या चमचे को पकड़ना होता है। हॉट वाटर टैंक्स आर इंसुलेटेड बाय प्लास्टिक और फॉर्म लैगिंग। जो घरों में टैंकियां लगाई जाती हैं उनको इंसुलेट किया जाता है प्लास्टिक या फॉर्म लैगिंग की मदद से, ताकि सूरज की जो हीट है वो उनको पास ना कर सके। उसके बाद वॉल कैविटीज जो होती हैं उनको प्लास्टिक फॉर्म या वूल से कवर कर लिया जाता है, फिल कर लिया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक फॉर्म या वूल भी एक बैड कंडक्टर है, हीट को पास नहीं होने देता। सीलिंग ऑफ रूम इज कवर्ड बाय इंसुलेटिंग मटेरियल। जो सीलिंग होती है रूम्स की उसको इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर कर लिया जाता है ताकि वहां से भी हीट इजीली पास ना हो सके। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ सॉलिड, ऑन व्हाट फैक्टर्स इट डिपेंड्स, डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट जो है उसकी डेफिनेशन बतानी है, उसके बाद ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो बताना है, और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल का भी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट की बात करते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या है? क्या वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि यूनिट टाइम में फ्लो करेगी उसको रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट का नाम देंगे, और इसका फॉर्मूला होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इक्वल टू Q/T। अच्छा, नेक्स्ट थर्मल कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट across the opposite faces of a meter cube of substance at a temperature difference of 1 Kelvin is called the thermal conductivity of that substance। कि एक क्यूब हो हमारे पास 1 मीटर क्यूब हो और उसके ऑपोजिट फेसेस में जो हीट रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होगा जबकि टेम्परेचर 1 केल्विन हो, तो उसको थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस कहा जाता है। इसके बाद जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट था उनके फैक्टर्स की बात की गई थी इस क्वेश्चन में। तो फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो ये वही फैक्टर्स हैं, the rate which heat flows through a solid object depends upon various factors। वो रेट जिस पे हीट फ्लो करती है सॉलिड ऑब्जेक्ट से वो डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है। सबसे पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉलिड है। लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए सॉलिड मींस ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू द सॉलिड। यानी कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। और लेंथ ऑफ सॉलिड की बात की जाए तो इनका आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है कि अगर लेंथ ज्यादा होगी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट कम होगा,
और अगर लेंथ कम होगी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ज्यादा होगा। इसके बाद टेम्परेचर जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के। अगर टेम्परेचर डिफरेंस हॉट और कोल्ड फेसेस के दरमियान ज्यादा होगा तो रेट ऑफ फ्लो भी ज्यादा होगा, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट भी कम होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफाइन कन्वेक्शन, हाउ हीट इज ट्रांसफर्ड बाय दिस फेनोमेना, गिव एट लीस्ट 3 प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की डेफिनेशन बतानी है और उसके बाद हीट इस फेनोमेना के जरिए से एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक कैसे ट्रांसफर हो सकती है, और एट लीस्ट 3 प्रैक्टिकल यूजेस बताने हैं कन्वेक्शन के। तो अगर हम कन्वेक्शन की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू अ कोल्ड प्लेस इज नोन एज कन्वेक्शन। कि एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स खुद मूव करके हीट एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेकर जाएं, तो इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन का नाम देते हैं। अब हीट इस फेनोमेना के जरिए से कैसे ट्रांसफर होती है इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको बता दूं कि लिक्विड या गैसेस जो होते हैं वो लाइटर हो जाते हैं, यानी कि उसकी डेंसिटी लेस हो जाती है अगर उनको हॉट किया जाए, उनको हीट प्रोवाइड की जाए। उनको हीट प्रोवाइड करने से उनका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वो एक्सपेंड हो जाएंगी तो उनकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। हॉट लिक्विड या गैस जो होती है वो राइज अप कर जाती है जब वो हीट अप हो जाए, तो उसकी जगह पे कोल्ड लिक्विड या गैस उसकी जगह लेगा सराउंडिंग से। ठीक है, तो इस तरीके से जितना भी फ्लूइड होता है, चाहे वो सॉलिड है या लिक्विड है, वो सारे का सारा हीट अप हो जाता है। तो हीट ट्रांसफर होती है कन्वेक्शन के प्रोसेस में एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसके बाद क्वेश्चन का लास्ट हिस्सा है, गिव एट लीस्ट 3 प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ कन्वेक्शन। तो अगर हम कन्वेक्शन के यूजेस की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास कन्वेक्शन करंट्स हेल्प करते हैं ग्लाइडर्स को, जिसकी वजह से वो लॉन्ग पीरियड तक एयर में रह सकते हैं। ग्लाइडर्स के लिए काफी हेल्पफुल होती है ये कन्वेक्शन जो हॉट एयर होती है। इसी तरह कन्वेक्शन करंट्स बर्ड्स को हेल्प प्रोवाइड करते हैं, वो बर्ड्स के लिए काफी हेल्पफुल होता है क्योंकि बर्ड्स जो हैं वो कई घंटे तक अपने विंग्स हिलाए बगैर प्रवास कर सकते हैं, तो वो कन्वेक्शन की वजह से होता है। इसके बाद जो हॉट एयर बैलून्स हैं वो राइज करते हैं एयर में, वो भी कन्वेक्शन का प्रोसेस ही होता है। और हीटर जो है वो रूम को हीट अप कर देता है, वो भी कन्वेक्शन के प्रोसेस के जरिए से ही मुमकिन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन रेडिएशन, एक्सप्लेन दिस मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, गिव 3 प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन, ऑन व्हाट फैक्टर्स रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी डिपेंड्स। कि रेडिएशन क्या है, तो सबसे पहले रेडिएशन जो है वो कन्वेक्शन और कंडक्शन दोनों से हटकर है। रेडिएशन एक ऐसा ट्रांसफर ऑफ हीट मेथड है, ऐसा हीट को ट्रांसफर करने का मेथड है जिसमें हीट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जिनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है, और इनके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी आपको बता दूं कि रेडिएशन एक ऐसा मेथड है हीट ट्रांसफर का जिसमें किसी भी मीडियम यानी कि सॉलिड, लिक्विड या गैस की जरूरत नहीं होती। इस प्रोसेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, जिसमें इंफ्रारेड रेडिएशंस हो सकते हैं जो कि एनर्जी कैरी करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। कंडक्शन और कन्वेक्शन की तरह रेडिएशन को मीडियम की जरूरत नहीं होती, इस वजह से ये प्रोसेस वैक्यूम में भी पॉसिबल है। इसके बाद क्वेश्चन के लास्ट हिस्से में कहा गया था, ऑन व्हाट फैक्टर्स रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी डिपेंड्स। तो ये गिव 3 प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन। पहले प्रैक्टिकल 3 यूजेस जो हैं वो बता दूं इसके। तो प्रैक्टिकल यूजेस के लिए जो एक्स रेज हैं उनमें रेडिएशन यूज की जाती है, क्योंकि एक्स रेज फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जिनकी काफी हाई एनर्जी होती है, तो एक्स रेज के लिए इनको यूज किया जाता है। रेडिएशन थेरेपी एंड मेडिसिन, high energy ionizing radiation such as X-rays and gamma rays is used in radiation therapy to treat cancer. मेडिसिन में भी रेडिएशन का प्रोसेस यूज किया जाता है। इसके अलावा फूड प्रिजर्वेशन यानी कि फूड को स्टोर करने के लिए भी रेडिएशन का प्रोसेस यूज किया जाता है। रेडिएशन इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड बाय प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, पैरासाइट्स एंड फंजाई। के बैक्टीरिया और
फंजाई वगैरह को उगने से रोकने के लिए रेडिएशन का प्रोसेस यूज किया जाता है फूड्स में। इसके बाद फैक्टर्स हैं, तो ये वही फैक्टर्स हैं जो पहले भी क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्कस किए जा चुके हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन फैक्टर्स पे कैसे डिपेंड कर रही होती है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के। इसके अलावा जो लेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के। और टेम्परेचर डिफरेंस की बात की जाए तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के। तो एरिया और टेम्परेचर डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के, जबकि लेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट के। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट, हाउ इज इट यूजफुल टू ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, व्हाट इज द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। इसमें क्या पूछा गया है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ये कैसे यूजफुल होता है क्रॉप्स के लिए, और नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ग्लोबल वार्मिंग के। तो सबसे पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट की अगर बात की जाए तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है कि जो रेज होती हैं लॉन्गर वेवलेंथ की वो इजीली पास नहीं कर सकती ग्रीन हाउस की वॉल से, जिसकी वजह से गैसेज जो है हाउस के अंदर वो वार्म हो जाती हैं। इसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा ग्रीन हाउस का और इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम दिया जाता है। ये यूजफुल कैसे होता है क्रॉप्स के लिए, तो इसकी अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस एक ऐसा हाउस होता है जो कि ग्लास या ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक शीट का बना होता है और इसको प्लांट्स ग्रो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो सूरज की रेडिएशंस होती हैं वो प्लैनेट्स को वार्म कर देती हैं, प्लांट जो होता है उनको पौधों को वार्म कर देती हैं, गर्म कर देती हैं, और जिसकी वजह से जो एयर होती है ग्रीन हाउस में वो भी गर्म हो जाएगी। वो डेफिनेटली एयर हीट अप होगी तो वो प्लांट्स को हीट अप कर देगी। अब जो हीट ट्रैप हो जाती है उस ग्रीन हाउस के अंदर वो बाहर नहीं निकल सकती, जिसकी वजह से वो ग्रीन हाउस के टेम्परेचर को वार्म कर देगी और ये टेम्परेचर काफी ज्यादा यूजफुल होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। इसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट हिस्सा है, व्हाट इज द नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट इन ग्लोबल वार्मिंग। नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ग्लोबल वार्मिंग में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट होता है। अब पिछले कुछ सालों से जो परसेंटेज है कार्बन डाइऑक्साइड की वो काफी ज्यादा इंक्रीज हुई है और इसकी वजह से इंक्रीज हुआ है क्या एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ बाय ट्रैपिंग मोर हीट ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड का काम हीट को एब्जॉर्ब करना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा हो गई है एयर में, जिसकी वजह से एवरेज टेम्परेचर जो है अर्थ का वो इंक्रीज कर जाता है क्योंकि वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करती है। दिस फेनोमेना इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग। इस फेनोमेना को ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया जाता है। दिस हैज सीरियस implications फॉर द ग्लोबल क्लाइमेट। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर के कॉन्सेप्चुअल कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं, या अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।